क्वेश्चन राइज होता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान से आप क्या समझते हैं, किसे कहेंगे संविधान, संविधान है क्या, ठीक है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, नोट भी कर लीजिएगा कॉन्स्टिट्यूशन। कोई पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कॉन्स्टिट्यूशन, आप संविधान से क्या समझते हैं, ठीक है, तो आप लिखेंगे सिंपल लैंग्वेज, इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज a set of law, it is a set of law by which a country governs। एक लाइन की डेफिनेशन हम कर सकते हैं कि ये सेट ऑफ लॉ बाय व्हिच ए कंट्री गवर्न्स, यानी संविधान। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, हिंदी में लिख लो संविधान किसे कहते हैं, तो हिंदी में लिखिए नियमों का वह संग्रह, नियमों का वह संग्रह जिसके अनुसार, नियमों का वह संग्रह जिसके अनुसार किसी देश की शासन व्यवस्था को, किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है, चलाया जाता है, संविधान कहते हैं। सर ब्लैक बोर्ड पूरा नहीं दिख रहा। क्या बेटा? सर ब्लैक बोर्ड पूरा नहीं दिख रहा। पूरी तरीके से नहीं दिख रहा है? यस सर, आधा ही दिख रहा है, इट इज सेट बस इतना ही दिख रहा है। थोड़ा बड़ा कर लो, देखो यहाँ तो फिगर जो आ रहा है उसमें इतना कवर हो रहा है जितना हम लिखे हैं, ठीक है। एक बार पढ़ देते हैं, पढ़ देते हैं, तब भी सुन लो, लिख लोगे। कॉन्स्टिट्यूशन को इंग्लिश में देखिए, इट इज ए सेट ऑफ लॉ, इट इज ए सेट ऑफ लॉ बाय व्हिच ए कंट्री गवर्न्स, इट इज ए सेट ऑफ लॉ बाय व्हिच ए कंट्री गवर्न्स इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान कहते हैं। हिंदी में देखिए संविधान किसे कहते हैं, नियमों का वह संग्रह जिसके अनुसार किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है उसे संविधान कहते हैं। फिर से देखिए हिंदी में एक बार, नियमों का वह संग्रह जिसके अनुसार किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है संविधान कहते हैं। आवाज क्लियर जा रही है ना आप तक? यस सर। ओके बेटा। तो नियम कानूनों का वह संग्रह जिसके अनुसार किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है उसे हम संविधान कहते हैं, ठीक है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक लोकतांत्रिक देश में एक संविधान की जरूरत होती है, प्रत्येक लोकतांत्रिक देश में एक संविधान की जरूरत होती है। यानी कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री है तो उसे एक कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत होगी, ठीक है, और इसी के अनुसार देश की शासन व्यवस्था चलाई जाएगी। एक बार और समझिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। जैसे आपकी सिविक्स की बुक है वैसे ही एक बुक जिसमें सारे नियम कानून लिखे गए हैं कि प्रधानमंत्री कैसे चुने जाएंगे, राष्ट्रपति कैसे चुने जाएंगे, उनके क्या अधिकार होंगे, ठीक है। तो सारे लोग किसके क्या अधिकार होंगे, क्या कर्तव्य होंगे, किस तरह से उनका चुनाव होगा, ये सारे जो नियम कानून लिखे गए हैं जिस बुक में, उस बुक को हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं और उसी के अनुसार किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। क्लियर हुआ? फिर से देखिए, यानी संविधान है क्या? संविधान जस्ट लाइक जैसे आपकी एक सिविक्स की बुक है वैसी एक किताब है, बुक्स है जिसमें ये सारे नियम कानून लिखे गए हैं,
जिसके अनुसार आपको ये पता चलेगा कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या देश के विभिन्न जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनके क्या अधिकार होंगे, उनका चुनाव किस तरह से किया जाएगा। ठीक है, तो इन सब नियम कानूनों को उसमें लिखा गया है। यानी किसी लोकतांत्रिक देश को चलाने के लिए एक नियम कानूनों की जरूरत होती है। राजतंत्र में तो कोई जरूरत नहीं है कि संविधान हो। क्यों? क्योंकि राजतंत्र में राजा जो होता है वही सर्वोपरि होता है। राजा जो बात बोल दिया वही नियम कानून है, वही नियम बनाएगा भी राजा, इम्प्लीमेंट भी करेगा राजा और न्याय भी देगा राजा। तो ऑल इन वन, सारी शक्तियां केवल एक ही व्यक्ति के पास निहित होती है और वो है किंग। बट इन डेमोक्रेसी पावर डिवीजन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया जाता है, डेमोक्रेसी में एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाता है, संविधान बनाया जाता है जिसमें सारे नियम कानूनों को लिख दिया जाता है और वही सर्वोपरि है। अपने देश में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सर्वोपरि नहीं है, सबसे ऊपर संविधान है। क्योंकि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जो भी है वो संविधान के दायरे में आते हैं। संविधान में उनकी शक्तियां बताई गई है, उससे वो ज्यादा शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन सबके समझ में आया? व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? एनी डाउट? यस सर। ओके, अब देखिए एक हम आपको स्क्रीन शेयर किए हैं, दिख रहा है? व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन? यस सर। हाँ, ये स्क्रीनशॉट भेज देंगे, अभी लिखने की जरूरत नहीं है, जरा समझ लीजिए। ये स्क्रीनशॉट हम आपको इसका भेज देंगे, ठीक है? और आप अगर ना भेज पाए तो आप एक बार ग्रुप में हमें या पर्सनली याद दिला दीजिएगा तो हम तुरंत भेज देंगे। देखिए सर ब्लैक बोर्ड का भी भेज दीजिएगा। ब्लैक बोर्ड पे जो लिखे वो तो लिख लो, ठीक है? हाँ, जो स्क्रीन शेयर कर रहे हैं उसका हम भेज देंगे। सर थोड़ा साइड में जाइए। क्या बेटा? सर मुझे सर थोड़ा साइड हो जाइए। साइड होने को बोलिए सर। हाँ, नोट कर लो, एक बार पढ़ भी देते हैं ताकि नोट करने में आपको आसानी होगी। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश में लिखिए, इट इज ए सेटअप ऑफ लॉ बाय व्हिच ए कंट्री गवर्न्स। इट इज ए सेटअप ऑफ लॉ बाय व्हिच ए कंट्री गवर्न्स। हिंदी में लिखिए, गवर्नमेंट। It is a setup of law by which a country governs, G-O-V-E-R-N-S, governs मतलब शासन चलाया जाता है। हिंदी में लिखे, संविधान किसे कहेंगे? नियमों का वह संग्रह जिसके अनुसार किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। नियमों का वह संग्रह जिसके अनुसार किसी देश की संविधान, एक बार फिर से देखिए, नियमों का वह संग्रह जिसके अनुसार किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है, संविधान कहते हैं। नियमों का वह संग्रह जिसके अनुसार किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है उसे हम संविधान कहते हैं। अब आइए जो स्क्रीन शेयर है उस पर देखिए, इसमें बताया गया व्हाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। हमें संविधान की जरूरत क्यों है, क्या कारण है कि हमें संविधान की जरूरत है? तो इसमें पहला पॉइंट देखिए, फर्स्ट पॉइंट स्क्रीन शेयर में, फर्स्ट पॉइंट देखिए, वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन टू गवर्न ए कंट्री प्रॉपरली। किसी भी देश को सही ढंग से चलाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत होती है, एक संविधान की जरूरत होती है। यानी वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन टू गवर्न ए कंट्री प्रॉपरली। किसी देश को प्रॉपरली चलाना है तो उसके लिए हमें संविधान की जरूरत है, संविधान की जरूरत होती है। सेकेंड पॉइंट देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द नेचर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ ए कंट्री। किसी देश की, चाहे इंडिया हो, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, तो किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था जो है उसको कौन दर्शाता है? वहां का संविधान।
वहां का संविधान बताएगा। संविधान को आप पढ़ेंगे किसी देश की तो आपको उस देश की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पता चल जाएगा कि वहाँ डेमोक्रेसी किस तरह से लागू की गई है, नहीं है, डेमोक्रेसी है या नहीं है तो किस तरह से लागू की गई है, किनके क्या अधिकार हैं, क्या कर्तव्य हैं, ठीक है, कितने समय बाद वहां चुनाव होगा। तो ये सारी चीजों का वर्णन आपको संविधान में मिलेगा। तो संविधान ये सारी बातें आपको बताता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखिए, sometimes we feel strongly about an issue that might go against our larger interest and the constitutions help us या guard against this। संविधान में आपको कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, कुछ अधिकार दिए गए हैं, ठीक है, जिसकी अवहेलना सरकार भी नहीं कर सकती। तो आपको सेफ गार्ड के रूप में, आपको बचाने के लिए, ताकि आपका व्यक्तिगत विकास हो सके, उसके लिए प्रत्येक देश के संविधान में कुछ अधिकार दिए गए हैं। भारत के संविधान में भी फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। 6 फंडामेंटल राइट्स है जिसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे कि क्या क्या हमें अधिकार दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से, हमारे संविधान से हमें क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, इसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगा। इसके अलावा जो मेजोरिटी ग्रुप है, बहुसंख्यक, प्रत्येक समाज में एक अल्पसंख्यक होते हैं, एक बहुसंख्यक होते हैं। जैसे आपके क्लास में 40 बच्चे हैं तो कोई जरूरी नहीं कि 20 बॉयज और 20 गर्ल्स हो सकता है बॉय ज्यादा हो या गर्ल्स ज्यादा हो। तो जो ज्यादा होंगे वो मेजोरिटी में है, बहुसंख्यक में है, जिनकी संख्या कम है वो माइनॉरिटीज में है, ठीक है। तो होता क्या, जैसे एक उदाहरण लेते हैं समझाने के लिए, आपके क्लास का एक उदाहरण ले रहे हैं, समझिए, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग, इसको नोट नहीं करना है। जैसे देखिए क्लास 8th बी में अगर बॉयज की संख्या कितनी है, 8th बी में बॉयज की संख्या कितनी है नम्रता? एक एप्रोक्स, एक्यूरेट नहीं, कितना सर? बॉयज की, हाँ। अरे अंदाज बताओ, 2-4 कम ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। सर 20। यस सर। 20 आगे हैं। यस सर, अपने क्लास में अभी जितने ज्वाइन हुए उतने नहीं पता। अभी ज्वाइन वाली बात नहीं हम बता रहे हैं सर, लगभग 23 है। 23 बॉयज, यस सर। अंशिका ने बताया बॉय 23 है। टोटल स्ट्रेंथ 8B का मान लो 40 है, 40 बच्चे हैं जिसमें से बॉय 23 हैं, तो गर्ल्स कितनी होगी? एक अप्रोक्स बता रहे हैं, तो गर्ल्स कितनी होगी? 17। गर्ल्स 17 होगी ना। जब बॉय 23 हो गए तो गर्ल्स कितनी बची? 17। आप देखिए, अब अगर चुनाव होगा मॉनिटर के लिए चुनाव होगा तुम्हारे क्लास में, एक बॉयज की तरफ से खड़ा हुआ है, गर्ल्स की तरफ से खड़ा हुआ, तो वोटिंग हम करा दिए। तो वोटिंग कराएंगे तो किसको ज्यादा वोट मिलेंगे? अमूमन बॉयज 23 है, ज्यादा है, तब बॉयज का प्रतिनिधि जीत जाएगा। यानी हम कहेंगे जो ज्यादा है ये मेजोरिटी में है, मेजोरिटी, इसको हम कहेंगे बहुसंख्यक, इसको हम कहेंगे बहुसंख्यक। और गर्ल्स की संख्या 17 हुई तो ये क्या हो गई? माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक। जिनकी संख्या कम है उसे हम अल्पसंख्यक कहते हैं, माइनॉरिटी, और जिनकी संख्या ज्यादा है उनको हम मेजोरिटी, बहुसंख्यक कहते हैं। अब चुनाव होगा तो कौन जीतेगा? ऑब्वियसली चुनाव होगा तो बॉयज जीतेंगे, जिनकी संख्या ज्यादा है, ये मेजोरिटी ग्रुप है। तो ये क्या करेंगे? ये मेजोरिटी ग्रुप माइनॉरिटी ग्रुप का हो सकता है कोई इंटरेस्ट ना करे। जैसे गेम्स के लिए टीचर पूछेंगे हाथ खड़ा करो, कौन लोग ज्यादा हैं, क्रिकेट खेला जाए या वॉलीबॉल? तो लड़कियां वॉलीबॉल खेलना चाहती है, बॉयज क्रिकेट, तो ज्यादा हाथ खड़ा हो जाएंगे बॉयज के। तो हमेशा क्या हो जाएगा? सप्रेस कौन हो जाएगा? गर्ल्स। ये तो लोकतंत्र में भी, डेमोक्रेसी में भी बहुसंख्यक के द्वारा चुनाव होता है तो माइनॉरिटी मेजोरिटी ग्रुप जीतता है,
तो मेजोरिटी ग्रुप के द्वारा कई बार क्या होता है, माइनॉरिटी को दबाया जाता है, सप्रेस किया जाता है। तो मेजोरिटी ग्रुप माइनॉरिटी को न दबाए, इसके लिए संविधान में अल्पसंख्यकों को कुछ अधिकार दिए जाते हैं। देखते होंगे कई सारे आरक्षण, रिजर्वेशन कर दिए जाते हैं, कुछ सीट रिजर्व कर दी जाती है कि वहां से जैसे एससी ही चुनाव लड़ेंगे, एसटी ही चुनाव लड़ेंगे, वहां से महिलाएं ही चुनाव लड़ेंगी और वही जीत करके जाएंगी। तो ये सीट क्यों रिजर्व किया जाता है? ताकि उनका भी प्रतिनिधित्व हो, उनका भी प्रतिनिधित्व हो। ठीक है, यानी जो हमारा संसद है, जो हमारा पार्लियामेंट है, वहां मेजोरिटी ग्रुप्स के साथ माइनॉरिटीज ग्रुप्स भी आए, उनकी भी आवाज वहां रखी जाए। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, मेजोरिटी ग्रुप्स के द्वारा माइनॉरिटीज को सप्रेस किया जाएगा। तो इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में पहले से ही व्यवस्था कर दी गई। क्लियर? एनी डाउट? नो सर। एनी डाउट बच्चों? नहीं? तो देखिए, यानी देखिए हमने आपको बता रहे थे कि व्हाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, हमें संविधान की जरूरत क्यों है? तो संविधान की जरूरत इसलिए है, एक तो ये हमें बताता है कि उस देश की शासन व्यवस्था, हाउ द कंट्री रन्स, उस देश की शासन व्यवस्था को कैसे चलाई जाती है। दूसरा चीज क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या बताता है, या हमें मेजोरिटी ग्रुप के द्वारा शोषण से बचाता है, एक्सप्लॉइटेशन से बचाता है। द मेजोरिटी ग्रुप्स कैन नॉट डू द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द माइनॉरिटीज पीपल। माइनॉरिटीज जो पीपल हैं, अल्पसंख्यक जो लोग हैं, उनको मेजोरिटी ग्रुप के द्वारा सप्रेस न किया जाए, उनको दबा न दिया जाए, इससे भी हमारी रक्षा करता है। ये क्लियर हुआ बेटा आपको? चलिए, यानी लगभग सबको पता चला कि हम संविधान की जरूरत क्यों है। थोड़ा और देखिए, इसके फंक्शंस भी देखिए क्या क्या करता है संविधान। स्क्रीन शेयर पे नजर डालिएगा। द फर्स्ट फंक्शंस ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोवाइड ए सेटअप ऑफ बेसिक रूल्स। ये बेसिक रूल्स सेटअप करता है दैट अलाउ फॉर, ठीक है, मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग्स नंबर ऑफ सोसाइटीज। जो समाज में रहने वाले जितने लोग हैं उनके बीच में एक अस्थायित्व लाता है, सामंजस्य बनाता है। तो यानी कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में कि कॉन्स्टिट्यूशंस क्या है, या नियमों का यह संग्रह हो गया जिसके अनुसार किसी देश की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है। सेकेंड फंक्शंस देखिए स्क्रीन शेयर पे। द सेकेंड फंक्शंस of a constitution is to specify who has the power to make decision in a society। यह भी बताता है कि डिसीजन लेने की पावर किसके पास होगी, कौन लोग डिसीजन लेंगे सोसाइटीज में। ठीक है, इट ऑल्सो डिसाइड हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। सरकार कैसे बनेगी यह भी यही बताता है। सरकार, गवर्नमेंट जो है कैसे फॉर्म होंगी, कैसे गवर्नमेंट का चुनाव होगा, राष्ट्रपति कैसे बनेंगे, प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे, ये सब कौन बताता है? ये सब हमें कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। ठीक है, इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन बता ही दिया कि ये कुछ हमें फंडामेंटल राइट्स देता है। इसके कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमें मेजोरिटी के एक्सप्लॉइटेशन से माइनॉरिटीज को बचाता है कि माइनॉरिटीज ग्रुप का जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनका शोषण न हो सके। अब आइए, इसके अलावा हम लोग पढ़ना है फीचर्स। अच्छा, थोड़ा सा एक चीज और देख लीजिए। ए सिचुएशन इन नेपाल, नेपाल का एक जरा उदाहरण लेते हैं। पहले नेपाल में क्या था, राजतंत्र था। ठीक है, तो नेपाल में भी राजतंत्र से लोकतंत्र हुआ। नेपाल में पहले क्या था, राजतंत्र। नेपाल का उदाहरण, नेपाल में पहले क्या था, मोनार्की।
इसको कहते हैं राजतंत्र। यानी नेपाल में पहले राजा हुआ करते थे, नेपाल में राजा हुआ करते थे। सबसे पहले यहाँ डेमोक्रेसी की डिमांड 1990 से शुरू हुई, 1990 में, 1919 में, ठीक है, आवाज उठाई गई, मिला नहीं, डेमोक्रेसी बहाल नहीं हुई, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं फर्स्ट स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी, स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी। पहला संघर्ष हुआ लोकतंत्र की बहाली, यानी लिख सकते हैं 1990 में लोकतंत्र की बहाली के लिए आवाज उठी। वहां के लोगों ने नेपाल में लोकतंत्र की बहाली के लिए आवाज उठाया कि नेपाल में भी लोकतंत्र बहाल होना चाहिए। जैसे भारत में आजादी तो शुरू हुई बहुत पहले से, 1857 से के पहले से ही आजादी शुरू हुई। 1857 में पहला स्वतंत्रता संघर्ष शुरू किया गया, लेकिन मिला कब? 1947 में। यानी काफी लंबा संघर्ष करना पड़ा था भारत में ब्रिटेन को हटाने के लिए। वैसे ही नेपाल में शुरू हुआ 1919 और पूरी तरीके से 2006 में बहाल हुआ। 2006 नेपाल बिकेम डेमोक्रेटिक कंट्री, नेपाल बिकम ए डेमोक्रेटिक, यानी नेपाल में लोकतंत्र आया। नेपाल में लोकतंत्र की बहाली, ये नेपाल में लोकतंत्र की बहाली हुई है 2006 में। तो जिन देशों में डेमोक्रेसी नहीं था वहां डेमोक्रेसी बहाल के लिए स्ट्रगल हुआ, जहां राजतंत्र था वहां भी। और आज विश्व के लगभग 80% देशों में, 80 से ज्यादा प्रतिशत देश हैं जहां पर लोकतंत्र है। बहुत गिने चुने कम ही देश हैं जहां राजतंत्र या ऑटोक्रेसी अधिनायकवाद है, ठीक है। नहीं तो विश्व के ज्यादातर देशों में लोकतंत्र है। क्यों? क्योंकि शासन के जो 3 रूप हुए, डेमोक्रेसी, मोनार्की और ऑटोक्रेसी, तो इन तीनों रूपों में सबसे अच्छा किसे माना गया? डेमोक्रेसी को। क्योंकि डेमोक्रेसी में अपना एक संविधान होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ऐसा नहीं है कि राजा, जब तक लोग चाहेंगे तभी आप शासन कर सकते हैं और तभी तक आप प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बने रह सकते हैं। हर एक इंटरवल के बाद एक चुनाव होगा डेमोक्रेसी में, चाहे वो 4 साल हो, 5 साल, तो 4, 5 या 6 साल के बाद फिर से आपको चुनाव में हिस्सेदारी लेनी पड़ेगी। गवर्नमेंट माना जाता है और यही कारण है, ठीक है, कि मोस्ट ऑफ द है गवर्नमेंट, ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को माना गया। बिकॉज डेमोक्रेसी इज द बेस्ट इन ऑल द 3 फॉर्म। मोनार्की और ऑटोक्रेसी जानते हो ना, मोनार्की में क्या होगा? एक ही राजा होगा जो नियम बनाएगा भी। सर आपकी आवाज फंस रही। क्या? हाँ बोलो, क्या पूछ सर रही हो? आपकी आवाज फंस रही थी। आवाज कम जा रही है क्या? सर बीच में रुक जा रही थी। कट जा रही है। सर आवाज भी आपकी कम आ रही है। नहीं बोलो, एक एक करके बोलो। सर आपकी आवाज पॉज हो जा रही थी। हमारी भी आवाज नहीं आ पा रही है। अच्छा, बाकी लोगों तक आवाज मेरी पहुंच रही है क्या? नो सर। नो सर। अच्छा, हम जो पूछते हैं ना, तुम लोग मैसेज भी लिख करके बता सकते हो, यस या नो। ओके सर। कमेंट लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि माइक अनम्यूट करके ही बोलो। जब माइक पूछे तो बोलो, लेकिन ऐसे भी, ठीक है। तो मेरी आवाज जा रही है? एक बार कमेंट करके बताइए। सर अच्छे से आ रही है आपकी आवाज। केवल सर आपकी आवाज पॉज हो जाती है। नम्रता गुप्ता यस, ठीक है बेटा, ओके ओके। लक्ष्मी मिश्रा का भी आ गया जवाब यस, यानी मेरी आवाज आ रही है। थैंक यू।
आपके लिए, ठीक है। हाँ, थोड़ा आप भी देखिएगा कि आप नेटवर्क एरिया में रहिए, घर में वैसे नहीं बोल दो, जिस रूम में ज्यादा नेटवर्क एक्सेस होता हो उस रूम में चले जाओ। सर पॉज हो जा रहा है, बीच में आवाज रुक रही है बेटा, यानी आपके नेटवर्क दूसरे रूम में जाकर देखो, ठीक है।